जरूरी है कोरोना। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तय। 30-30-40 के फॉर्मूले से तय होगा सीबीएसई की 12वीं कक्षा का रिजल्ट। 10वीं 11वीं के 30-30% और 12वीं प्री बोर्ड के 40% अंकों के आधार पर बनेगा रिजल्ट। 31 जुलाई तक आ जाएगा सीबीएसई के 12वीं क्लास का रिजल्ट। नतीजों से कोई स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हुआ तो परीक्षा का ऑप्शन। परीक्षा के इच्छुक स्टूडेंट का कोविड गाइडलाइन के मुताबिक होगा एग्जाम। बड़ा सवाल, रिजल्ट का फॉर्मूला राहत या उलझन? रिजल्ट फॉर्मूला पास या फेल? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। बोर्ड की परीक्षाएं रद्द किए जाने के फैसले के साथ ही सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई थीं कि अब परिणाम कैसे निर्धारित होगा। आज सीबीएसई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो पैटर्न बताया गया है उसमें 30-30-40 का आधार लिया गया है। 10वीं के 5 में से 3 अधिकतम नंबर वाले विषयों को लेकर, 11वीं के 5 विषयों को लेकर और 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल को आधार बनाकर गिनती होगी। जो छात्र इसमें अपने लिए नुकसान देखते हैं उनके लिए परीक्षा का भी विकल्प होगा, जिसकी तिथि कोरोना की परिस्थिति के हिसाब से निर्धारित होगी और जिसके बारे में कोर्ट में अगली सुनवाई में कोई अनुमान प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सब आपने रिपोर्ट में सुना, तो सवाल यह है कि क्या सर्वमान्य हल निकल गया? लगता तो यही है। एक व्यावहारिक पैटर्न भी दिया गया है और असंतुष्ट होने की स्थिति में परीक्षा का विकल्प भी। फिर भी कुछ सवाल हैं जिन पर यह खबर आने के बाद से ही बहस छिड़ी हुई है। मसलन परीक्षा का विकल्प चुनने वालों का आगे एडमिशन कैसे होगा? क्या उच्चतर कक्षाओं में एडमिशन अभी लंबित रहेंगे? और निचली कक्षाओं को आधार बनाना, क्या ये सबके साथ न्याय होगा? हमारे साथ अभिभावक भी हैं और इस मामले के जानकार भी हैं। अरविंद अग्रवाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अभिभावक हैं आप। सुशील शर्मा भी अभिभावक हैं। दामोदर गोयल साहब हैं, आप शिक्षाविद हैं। और संजय पराशर जी इस पूरे मामले की बेहतरीन जानकारी रखते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हाँ, पहले आपके पास आ रहा हूं सुशील जी। लग ये रहा था कि बड़ा मुश्किल काम है। सुशील जी, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? बोलिए। सुशील जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद अग्रवाल साहब, ये बहुत बड़ा अप्रीहेंशन सबके दिमाग में था कि किस तरह से, जिज्ञासा थी कि किस तरह से पैटर्न बनाया जाएगा, कहीं किसी के साथ अन्याय तो नहीं होगा। और वो मेधावी छात्र जिन्होंने तैयारी की है, जो अपनी तैयारी के हिसाब से अपना मूल्यांकन चाहते हैं, उनका क्या होगा? तो बेहतर स्थिति है, मूल्यांकन का एक पैटर्न भी बना दिया गया है और अगर किसी को उससे संतोष नहीं है तो परीक्षा भी दे सकता है। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं जिन पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह संतोषजनक स्थिति दिखती है। अरविंद अग्रवाल साहब, आपसे था मेरा सवाल, अगर आप सुन रहे हैं तो बोलिएगा। चलिए ठीक है, मैं संजय पराशर जी के पास जाता हूं। संजय जी, आपने मेरा सवाल सुना होगा। जी सर। ये जिज्ञासा छात्रों में, अभिभावकों में, आम आदमी में जो इससे कहीं ना कहीं कंसर्न है उसके दिमाग में थी। तो बहुत हद तक ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों का, सभी पहलुओं का ख्याल रखा गया। आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जो 10th 11th और 12th का जो इन्होंने पैटर्न रखा है कि 30% ये 10th का लेंगे, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है कि 10th क्लास जो है वो एकमात्र एग्जामिनेशन था जो ये क्लास 12th वाले बच्चे देकर के आए हैं और जिसका की एक्सटर्नल एजेंसी सीबीएसई ने मूल्यांकन किया है। तो 30% मार्क्स वहां से आना
और उसमें भी बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 सिलेक्ट करना, वो एक जस्टिफाइड क्लेम है। रही बात 11th क्लास की, क्योंकि जब कोविड-19 गाइडलाइंस लागू हो गई थी तो वहां पे अधिकांश स्कूलों का जो है फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो ऐसे में फाइनल एग्जामिनेशन का जो स्कोर है 30% क्लास 11th का, वो भी काफी हद तक जस्टिफाइड है। रही बात कक्षा 12 की, जहां पे इन्होंने 40% वेटेज दिया है और वहां स्कूलों को उन्होंने अपने अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हुई है, चाहे वो वहां पे क्लास टेस्ट हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशन हुए हैं, प्री बोर्ड्स हुए हैं। अगर स्कूलों ने 2 या 2 से अधिक प्री बोर्ड्स लिए हैं तो छात्र हित को देखते हुए छात्र ने जहां अधिकतम अंक हासिल किए हैं उसको वो जो है आधार बना करके और रिजल्ट जो है वो बना सकते हैं। तो मेरी दृष्टि से ये जो क्राइटेरिया बोर्ड ने डिसाइड किया है ये छात्र हित में है और भविष्य को दिशा निर्देश देने वाला है। रही बात इन छात्रों को, जो छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन छात्रों के लिए एक विकल्प रखा है सीबीएसई ने कि वो भविष्य में जब भी स्थितियां सामान्य होती है वो परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं आता हूं आपके पास। आप अगर मुझे सुन रहे हैं अरविंद जी या सुशील जी तो बोलिएगा। अरविंद जी या सुशील जी, आप दोनों में से कोई मुझे सुन रहा है तो बोलिएगा। जी, हाँ जी, मैं सुशील शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुशील जी, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सुशील जी, और मुझे लगता है कि आपकी आवाज सीबीएसई की जो कमेटी थी उसके पास भी पहुंच गई और पैटर्न जो आया है वो कहा जा रहा है कि संतोषजनक है। फिर भी किसी तरह की कोई ग्रीवेंसेस दिखती हैं आपको इसमें? जी देखिए, पहली बात तो ये है हम इस पे एग्री नहीं करते। रीजन बीइंग कि इस वक्त जो है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये अभी जो इस टाइम जो पर्टिकुलरली हम इस साल की बात करें तो इस टाइम 12th के एग्जाम में सिर्फ जो है ऑनलाइन एजुकेशन सो कॉल्ड जो है उसी के ऊपर जो है बच्चों को जो एनालिसिस किया जा रहा है। यानी एग्जामिनेशंस हैं या जो रिजल्ट्स हैं ये असल में आपका एजुकेशन का इवोल्यूशन है। तो ये सिर्फ इस वक्त के ऑनलाइन एजुकेशन के बिहाफ पे अगर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं तो ये जो बच्चों के साथ में पूरी तरह से इनजस्टिस होगा। रीजन बीइंग कि ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादातर बच्चों को मिली ही नहीं है और आपको भी मालूम होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन है जो बच्चे कितना सिंसियरली उन्होंने पढ़ा है। टीचर्स भी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं थे, उनको भी खुद को नॉलेज नहीं थी, स्टूडेंट्स के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो उनके पास में लैपटॉप नहीं थे। तो इस तरीके से अगर जो किया जाएगा तो ये तो उनके साथ में नाइंसाफी होगी। हमारा ये इसमें मानना है कि सुशील जी जो इसमें जो इन्होंने जो सुशील जी सुनिए ना, एक मिनट सुनिए सुशील जी। ये बात सही है आपकी कि ऑनलाइन परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो ही हमारे बच्चों के लिए नया था। कोविड-19 जैसे नया था तो उससे बचते हुए, उसके साथ एडजस्ट करते हुए लाइफ को कैसे चलाया जाए, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो इवॉल्व हुई, उनमें से एक चीज़ ये भी थी ऑनलाइन परीक्षा भी, ऑनलाइन स्टडी भी। लेकिन आप जो कर रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा की वजह से छात्र तैयार नहीं हो पाए, छात्रों की सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई, तैयारी नहीं हो पाई, तो किसी भी तरीके से मूल्यांकन कर लीजिए, चाहे उनकी परीक्षा ले लीजिए, चाहे उनके पुराना जो उनका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन कर लीजिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पढ़ाई को लेकर के हम चिंतित हैं कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई तो फिर मूल्यांकन तो किसी न किसी तरीके से तो करना ही करना है। सुशील जी, जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। तो यहाँ एक देखिए, इन चीजों को आप दूसरे तरीके से भी लीजिए कि ये जो अभी पर्टिकुलरली अगर आपको मालूम होगा कि जो है रिसेंटली जो है 3 मई को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो सुनाया है फीस को लेकर के, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी पेरेंट्स को प्रेशराइज करा करके और नए तरीके से एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हालांकि सीबीएसई का ना तो कोई डायरेक्शन है, लेकिन स्कूल वालों ने अपनी मर्जी से कोई सो कॉल्ड जो है ऑनलाइन एजुकेशन और लेना स्टार्ट कर दिया है सो दैट पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा सके। हमारा इसमें ये मानना है कि इसके अंदर जो 10th, 11th और 12th का जो रेशियो रखा जाए वो 30%, 50% और 20% रखा जाए कि क्योंकि 10th के अंदर बच्चों ने एग्जाम्स दिए वो बिल्कुल जो है न्यूट्रल थे, उसमें जो है बोर्ड ने अपने हिसाब से एग्जाम्स लिए। और जो 11th का जो था उसके अंदर फिजिकल क्लासेस हुई, उसके अंदर सारे कंसेप्ट जो है बेसिक जो कंसेप्ट वो बच्चों को समझाए गए, क्योंकि 11th के अंदर उसमें बच्चों ने पूरी जो है क्लासेस अटेंड की है। उनका जो इवैल्यूएशन हुआ तो उस टाइम तक ऐसी कोई चीजें नहीं थी, तो वो जो लिया जाए उसका मैक्सिमम परसेंटाइल रखा जाए और इसका जो इस साल जो 20% मैक्सिमम रखा जा सकता है।
कि उसके अंदर क्योंकि ना तो ऑनलाइन क्लासेस हुई है, तो उसका एवोल्यूशन लास्ट ईयर के उसके ऊपर मैक्सिमम जो वेटेज दिया जाए और इस साल का मिनिमम रखा जाए। ये हमारा एक प्रपोजल है। सुशील जी, फिर एक बहुत बड़ा तबका अभिभावकों का ऐसा भी तो है जो ये कहता है कि साहब 10वीं और 11वीं में तो बच्चे उतने सीरियस नहीं होते, करियर को लेकर के उनमें चेतना, अभिभावकों की चिंता ये सब 12वीं तक पहुंचते पहुंचते ज़्यादा जागती है और 12वीं में बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं। तो उन लोगों के कंसर्न को कैसे देखेंगे फिर? देखिए, अगर हम बात करें, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं कि 12th के अंदर बच्चा सिंसियर होता है, लेकिन सिंसियर तब होगा जब क्लासेस हो। लेकिन अभी अगर आप आइडिया जो मैं आपको एक बेसिक जो इसकी चीज बताता हूं कि ज्यादातर बच्चों ने तो ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं है। इनफैक्ट मैं कितने ही पेरेंट्स को जो जानता हूं, कितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि ऑनलाइन क्लासेस जो है, पहली बात या तो उन्होंने ली नहीं है या फिर ली है तो इतनी बोरिंग थी कि उन्होंने सिर्फ जो है क्लासेस अपीयर हो गए हैं, लेकिन वो उनकी स्क्रीन ऑफ है और वो बैठे हुए नहीं वहां पे, मतलब बिल्कुल उन्होंने अटेंड ही नहीं किया है। तो उससे ज्यादा बेटर वो रहेगा कि जिन्होंने अपीयर ही नहीं हुए, तो उससे ज्यादा बेटर है कि 11th के बेसिस पे आप जो है उनका इवोल्यूशन करें। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है कि आप जो है जो 12th के आपके बिल्कुल आपकी अपने हिसाब से आप इस फैसले की जो मेरिट्स और डिमेरिट्स देख रहे हैं, बेहतर तरीके से देख रहे हैं। अरविंद अग्रवाल साहब, आपको अब आ रही है क्या मेरी आवाज़? अरविंद अग्रवाल, अगर आ रही है आवाज़ तो जल्दी बोलिए। ठीक है, मैं दामोदर गोयल साहब के पास आता हूँ। दामोदर जी, सुशील शर्मा कह रहे हैं कि पैटर्न जो है उसमें जो इसका सेग्रीगेशन किया गया है, 10वीं का कितना परसेंट, 11वीं का कितना परसेंट, 12वीं का कितना परसेंट, इसको लेकर के और विचार किया जाना चाहिए था, इसमें गुंजाइश थी। और उनका तर्क ये है कि वो परीक्षाएं तो बिना किसी कोविड जैसी स्थिति में हुई हैं, वो परीक्षाएं तो जैसे हमेशा से होती आई हैं उस तरह से हुई हैं। तो उस वक्त कोई भी बच्चा कोविड जैसी स्थिति चूंकि नहीं थी, तो उसने जो तैयारी की, उस तैयारी का महत्व है, उस तैयारी की मार्किंग ज़्यादा होनी चाहिए। दामोदर गोयल साहब, ऐसा है कि ये इस बात को मूलतः भूल रहे हैं कि ये बात हो रही है 12वीं कक्षा की परीक्षा की। हाँ। इसमें 10वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, हाँ, जो अतीत है, उसको आधार मानना या उसमें कितना वेटेज देना, मैं मूलतः उस सिद्धांत को ही गलत मानता हूँ। जो मूल्यांकन होना चाहिए वो 12वीं के अंदर जो क्या अध्ययन हुआ उसका मूल्यांकन होना चाहिए। कक्षा 10 में बच्चे की क्या परफॉर्मेंस थी और कक्षा 11 में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, वो उसका अतीत है। उस अतीत को वर्तमान के साथ में जोड़ना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसा कि सुशील जी ने भी स्वीकार किया और आप भी कह रहे थे कि बच्चा 12वीं में सिंसियर ज्यादा होता है। उन बच्चों पे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है जिनका कक्षा 10 में परीक्षा परिणाम में जो मार्क्स थे वो कम थे और कक्षा 12 में उन्होंने बहुत पूरी तैयारी की थी, चाहे ऑनलाइन के थ्रू की हो, चाहे ट्यूशन के थ्रू करी हो या कैसे भी करी हो। और उन लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि उनके लिए स्टेपिंग स्टोन था हायर एजुकेशन में जाने में, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। तो उनको इस बात के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए कि कक्षा 10 में उनकी परफॉर्मेंस कैसे थी। और इसमें एक मूल बात जो अपन सबको ध्यान में नहीं आ रही है, जो सीबीएसई ने हल्फनामा प्रस्तुत किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक बात यह भी कही है कि 3 साल में स्कूल का बेस्ट स्कोर क्या था उससे ज्यादा नहीं होगा। वो एक सबसे ज्यादा चिंता की बात है। यदि कोई बैच पिछले 3 साल में कोई बैच स्कूल का पुअर था, तो उस स्कूल की परफॉर्मेंस से बालक की परफॉर्मेंस को कैसे जोड़ा जाएगा? ठीक बात है। तीसरी बात इसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि कक्षा 10 के अंदर कोई बच्चा राजस्थान बोर्ड से अपीयर हुआ था, कोई बच्चा एमपी बोर्ड से अपीयर हुआ था, और कक्षा 12 में सीबीएसई का बोर्ड अलग है, इसका पैटर्न करिकुलम वो भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसी भी तरीके से ये जो फार्मूला बनाया गया है कक्षा 10 और 11 को इसमें के मार्क्स को कंसिडर करने का, 30-30 यानी मेजर पोर्शन 60% पोर्शन आप अतीत के साथ जोड़ के ले रहे हैं और केवल मात्र 40% मार्क्स आप वर्तमान में जोड़ रहे हैं। ये अंग्रेजी में एक कहावत है, द ट्रीटमेंट इज वर्स देन डिजीज, रोग से ज्यादा खतरनाक
इलाज है ये। ठीक है, ये बहुत गलत एक परंपरा। ठीक है, मैं संजय जी से इस बारे में सवाल करता हूं। संजय जी, देखिए दामोदर जी ने जो सवाल उठाया उसमें पहला जो एप्रीहेंशन है उसका जवाब तो आ गया है कि परीक्षा भी जिसको देनी है वो परीक्षा दे लीजिए और अपने आप को प्रूव करिए, जितना नंबर आप ला सकते हैं उतना नंबर लेकर आइए। लेकिन धुंध है अभी इसको लेकर के, परीक्षा कब होगी पता नहीं। 31 जुलाई तक ये जो मूल्यांकन है इसके परिणाम तो आ जाएंगे, परीक्षाएं कब होंगी? और क्या बच्चे के पास ये विकल्प रहेगा कि मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो परीक्षा दे, या उसको अभी तय करना पड़ेगा कि नहीं मुझे मूल्यांकन करवाई नहीं है, मुझे तो परीक्षा देनी है? और जहां जिस बात पर आकर ये सारी बातें ठहरती हैं कि फिर हायर स्टडीज के लिए बच्चे कब जाएंगे, वो तो तब तक लंबित ही रहेगा जब तक परीक्षाएं, जिनको परीक्षा देनी है, जो परीक्षा देने का विकल्प चुनेंगे वो परीक्षा देकर उनके परिणाम आ जाएंगे। संजय पाराशर जी। सर, जहां तक हायर स्टडीज की बात है और विदेशी यूनिवर्सिटीज मान के चलिए या इंडियन यूनिवर्सिटीज मान के चलिए, सभी यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने पाठ्यक्रमों में एडमिशंस के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं और उनको कक्षा 12 के रिजल्ट से तब लेना देना होगा जब सीबीएसई पूरी तरीके से फाइनल करके 31 जुलाई को रिजल्ट बच्चों के हाथ में दे देगी। कक्षा 11 की परफॉर्मेंस के आधार पर, कक्षा 10 की परफॉर्मेंस के आधार पे उन्होंने अपने यहाँ पे एडमिशन देने शुरू कर दिए हैं और बच्चों की काउंसलिंग। नहीं संजय जी, एक मिनट रोकूंगा आपको। पूरी तरह से कैसे दे देगी 31 जुलाई तक? क्या उससे पहले परीक्षाएं हो जाएंगी जिनको परीक्षा देनी है, ये तय हो गया क्या? सर, मैं लास्ट ईयर का बताता हूं, 2019-20 में भी यही स्थितियां जब चल रही थी और कोविड के मारे जब कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो अधूरे रह गए थे और उनकी परीक्षा नहीं हो करके और रेशनलाइजेशन तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और जिन बच्चों को अपने परिणाम से संतुष्टि नहीं थी उनका मात्र 0.89% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। मतलब यहां जो बोर्ड अपने क्राइटेरिया बना रहा है, चाहे वो अभी का क्राइटेरिया है या लास्ट ईयर जो बड़ा सारगर्भित तरीके से बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स का मूल्यांकन किया गया था, तो बच्चे पूरी तरीके से इस रिजल्ट से संतुष्ट होते। और जहां सुशील जी जो कह रहे थे तो कक्षा 12 को इनको जो है जो वेटेज कम देना चाहिए था या ज्यादा देना चाहिए था, कक्षा 11 को ज्यादा देना चाहिए था, कक्षा 12 जो है उसका मूल्यांकन का आधार है। और रही बात 40% की, यहां ये चीज समझनी होगी आपको कि ये जो 30 और 40 है ये थ्योरी पार्ट का है, इसका प्रैक्टिकल से कहीं कोई लेना देना नहीं है। बच्चे के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो 30 है, 40 है, 50 है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, वो ऑलरेडी सीबीएसई के पास जा चुके हैं। तो ये सारी जो कवायद है केवल थ्योरी के नंबर के लिए है जो कि 80 नंबर है। लेकिन दामोदर गोयल साहब के दो वैलिड पॉइंट बचते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि सारी स्कूलों का यूनिफॉर्म तरीका नहीं है मूल्यांकन का, पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात स्वाभाविक है, हर अभिभावक के मन में होगी ये बात, लेकिन कोविड की परिस्थितियों के हिसाब से सब अपना अपना फैसला सबका अलग अलग है। कोई परीक्षा के साथ जाना चाहता है, कोई वैसे मूल्यांकन के साथ जाना चाहता है। लेकिन ये सब मानते हैं कि 10वीं में क्या मेहनत की, 11वीं में क्या मेहनत की, उसका 12वीं की तैयारी से, 12वीं की परीक्षा से, 12वीं के मूल्यांकन से संबंध नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, जो बेस्ट पॉसिबल जो रास्ता हो वो रास्ता ये है, क्या ये मान लेना चाहिए? सर, इन विषम परिस्थितियों में जब बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा था और अभिभावकों के अंदर भी एक प्रकार का जो है वो असमंजस की स्थिति थी, ये जो कमेटी बनी है और इन्होंने जो हलफनामा आज जाहिर किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये बड़ा जस्टिफाइड लगता है, छात्र हित में लगता है। और आप उस हलफनामे की एक एक लाइन को पढ़ के देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ एडवांटेज जो है वो बच्चे के खाते में जानी चाहिए। सो कहीं ना कहीं हमारा इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को ही इसका फायदा होना चाहिए और ये जो पॉलिसी बनी है कहीं ना कहीं बच्चे को दूर तक फायदा पहुंचा रही है। ठीक है, अरविंद अग्रवाल साहब आपको नहीं सुन पाए, अगर आप मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बात बोल सकते हैं बहुत संक्षेप में। अरविंद अग्रवाल जी। देखिए, अभी सरकार ने जो सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट के लिए जो हलफनामा दायर किया है उसके अंदर 30% 10th के मार्क्स, 30% 11th के मार्क्स और 40% 12th के मार्क्स, ये एक बहुत ही अच्छा एक सराहनीय प्रयास है जिसके अंदर बच्चों की जान किस जोखिम ना लेते हुए उसके बाद में एक सर्वमान्य तरीके से इसके अंदर बच्चों को आगे उत्तीर्ण किया जाए। ये फॉर्मूला जहां तक है मुझे लगता है कहीं हद तक ठीक है, लेकिन इसके अंदर बस सरकार को साथ में इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूलों को 11th और 12th के अंदर जो मार्क्स दिए जा रहे हैं उसके लिए शिकायतें आनी चालू हैं। वह स्कूलों के अंदर आज प्री बोर्ड्स दोबारा स्टार्ट चालू करा दिए गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में भी कराए थे और अब वापस फीस के मुद्दे के ऊपर वापस इसके ऊपर चालू कर दिया है।
तो ये इसके अंदर बिल्कुल सही है। अभिभावकों को, बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए, इस बात का संज्ञान भी सीबीएसई के अंदर सरकार को लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा दूसरी चुनौती और है गोयल साहब, एक चुनौती यह भी है कि हर स्कूल का अपना अपना मूल्यांकन का स्तर अलग अलग होता है। कोई स्कूल बहुत कड़ाई के साथ मूल्यांकन करता है तो बच्चों के नंबर कम आते हैं, कोई स्कूल उदारता के साथ करता है, बच्चों के नंबर खूब आ जाते हैं। खैर, ये तो एक पहलू है जिसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो अब कहा जा रहा है कि साहब कोरोना के साथ जीना है, तो जब सांस के लिए ऑक्सीजन की किल्लत आई तो हमने ऑक्सीजन का महत्व समझा, ऑक्सीजन के प्लांट सारे शहरों में एक एक करके बनाते जा रहे हैं। इस बात को भी मुझे लगता है कि देर सवेर हमको इतनी ही गंभीरता के साथ, अगर कोरोना की तीसरी चौथी पांचवी लहरें भी आएंगी और पता नहीं कब आएंगी, आती रहेंगी, तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि नई पीढ़ी, किशोर पीढ़ी जो युवा बनेगी और जिसके हाथ में कमान जाएगी अल्टीमेटली देश की, उसके लिए पढ़ाई के माकूल बंदोबस्त की चिंता तो करें ही करें। अगर उनके पास लैपटॉप भी नहीं है, फोन भी नहीं है, शहरों में तो ठीक है, अच्छे स्कूल, साधन संपन्न स्कूल हैं, साधन संपन्न बच्चे हैं, गांव देहात में तो बहुत बुरी स्थिति है। इसको उतनी ही गंभीरता से ले आ जाना होगा जितनी गंभीरता से कोविड में हम दूसरी कई तमाम चीजों को ले रहे हैं। दामोदर जी। बिल्कुल, इसमें क्योंकि ये दीर्घकालीन इसके लिए योजना बननी चाहिए, हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। यूनेस्को की भी रिपोर्ट है और की भी रिपोर्ट है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी सर्वे रिपोर्ट आई है, प्रथम की भी सर्वे रिपोर्ट है कि ऑनलाइन एजुकेशन, मैं इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि कुछ बड़े स्कूलों को, अच्छे स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में और जो दूसरे स्कूल हैं उनमें ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है और उसमें बहुत सारा काम अभी किया जाना है। संजय पाराशर जी, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में केवल आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जवाब देंगे। अगर सीबीएसई का ये पैटर्न निर्धारित हो गया है तो क्या बहुत संभावना इस बात की नहीं है कि राजस्थान बोर्ड में और जो स्टेट के बोर्ड्स हैं वहां भी कमोबेश इस बात की संभावना बनती है कि इसी तरह के पैटर्न से परीक्षा परिणाम आएंगे? सर, ये बड़ी दूरदर्शिता वाला जो है वो मापदंड है और इसी मापदंड को अगर राज्य सरकारें अपनाती है और विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अगर इसको अपनाता है तो ये छात्र हित में बड़े दूरगामी परिणाम देने वाला साबित होगा और बड़े उचित तरीके से, सारगर्भी तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करने का आधार भी साबित होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।